बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम अपना क्रिएट करने जा रहे हैं PHP का MVC फ्रेमवर्क। अब ये MVC फ्रेमवर्क ज़रूरी क्यों है? ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है और वो अपना फ्रेमवर्क का जिसके अंदर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये तीनों चीज़ें लेयर के अंदर एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। अब उसको बनाने के लिए, प्रैक्टिकली कोड करने के लिए हमें किस तरह से वो फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारी यहाँ से रिक्वेस्ट आगे कैसे प्रोसेस हो रही है और हमें उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। तो उसको देखने के लिए जो है ये कोड जो है, जैसे जैसे आप कोड के साथ साथ चलते रहेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ समझ भी आती रहेगी। तो इसके ठीक है जी। अब जैम्प जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता जैम्प सर्वर का, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी एक कोड एडिटर होना चाहिए, नोटपैड प्लस प्लस हो, सबलाइम हो, एटम हो या विजुअल स्टूडियो कोड हो, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को। सबसे पहले आपने अपना जैम्प सर्वर को आप इस तरह का इंटरफेस होता है इसका, आपने अपाची को स्टार्ट कर लेना है और इसके MySQL को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, बस इसका इतना सा काम था। यहाँ से आप इसने स्टार्ट करके इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। आपने जैम्प फोल्डर के अंदर जाएंगे आप, उसके बाद htdocs में जाएंगे। htdocs के अंदर आपने जाके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है MVC के नाम से या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके नाम से। ठीक है, ये फ़ोल्डर आपने ऐसे क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपने सेम फोल्डर को अपने जो भी आपके पास एडिटर होगा अपने उसके अंदर इसको ओपन कर लेना है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये MVC फ़ोल्डर जो हमारा ये यहाँ पे हमारे एडिटर के अंदर जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले जो हम इसका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर कि फ़ोल्डर हमने किस तरह से मैनेज करने हैं। तो इसके अंदर आप करने पड़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है जी। इस एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर हमारा जितना भी मॉडल्स, व्यूज़ और कंट्रोलर्स होंगे उनका जो कोड होगा वो सारे का सारा हमारा इस एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ होगा। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर हमें जो दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा वो है कॉन्फ़िग फ़ोल्डर। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर जो है हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल रखेंगे। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी और हमारा जो बेस URL होगा उसको हम कॉन्फ़िग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फ़ोल्डर हमारा होगा पब्लिक फ़ोल्डर। पब्लिक फ़ोल्डर हमारा वो होगा जो पब्लिकली अवेलेबल होगा। मीन्स कि हमारी जितना भी हमारा काम होगा वो इसी पब्लिक फ़ोल्डर के थ्रू होगा। बाकी कोई भी फ़ोल्डर हम किसी को एक्सेस नहीं करने देंगे अपने URL से। और जो चौथा फ़ोल्डर है वो होगा हमारा चौथा फ़ोल्डर होगा सिस्टम्स का। ठीक है जी। तो जो सिस्टम का फ़ोल्डर है इसके अंदर हमारा सारा फ्रेमवर्क, हमारी राउटिंग और जो हमारे डेटाबेस का जो मेन क्लासेस हैं हमारी, वो इस सिस्टम वाले फ़ोल्डर के अंदर हमारी पड़ी हुई होंगी। ठीक है जी। तो अभी हम इसको ऐसे करते हैं कि रन करके देखते हैं एक बार अपने ब्राउज़र में। ठीक है जी। ब्राउज़र के अंदर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, और जो हमने इसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट किया था MVC का,
अब आप देखें इसके अंदर हमारे पास ये हमारा लोकल होस्ट है, MVC वाला फ़ोल्डर हमारा खुल चुका है। इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम, अगर आप इनको ओपन करेंगे तो सारी की सारी हमारे पास ओपन हो रही हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सेस करे हमारे, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो पब्लिक फ़ोल्डर से इसको एक्सेस करे। ठीक है, पब्लिक फ़ोल्डर से एक्सेस करे। हमारे जो बाकी सिस्टम की जितनी भी फ़ोल्डर्स और फाइल्स हैं वो किसी को भी एक्सेसिबल ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम ये करेंगे कि अपने जो मेन फ़ोल्डर हमारा MVC का, इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे .htaccess। ठीक है जी, ये फ़ाइल आपने इसके अंदर क्रिएट कर लेनी है। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद असल में सर्वर के लिए फ़ाइल्स होती हैं htaccess की जो होती हैं, इसके अंदर ये जो कोड मैंने लिखा आपने इसको एज़ इट इज़ चिपका देना है। इसका मकसद क्या है? अब ये हमारे क्योंकि रूट फोल्डर के अंदर है, तो ये हमें ये हेल्प करेगा कि हम कोई भी रूट लिखेंगे तो ये हमें डायरेक्टली पब्लिक के अंदर ले जाएगा, हमें किसी और तरफ ये जाने नहीं देगा। मतलब हमारे सिस्टम वाले फ़ोल्डर में नहीं घुसने देगा, हमें कॉन्फ़िग वाले या एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर में ये नहीं घुसने देगा। ठीक है, तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये मैं नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको देख के कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। htaccess फाइल का जो अपने रूल्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, तो इसको भी आप एज अ ग्रांटेड लें, इसको ज़्यादा डीपली इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नज़र आ रहा है आप इसको वैसे ही लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको अपने ब्राउज़र के अंदर खोल के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो ये हमारा ब्राउज़र में आ चुके हैं हम। तो ब्राउज़र में अब अभी हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। ठीक है जी, हमें ये एक्सेस नहीं करने दे रहा किसी भी चीज़ को। क्योंकि हमने हर चीज़ को रीडायरेक्ट कर दिया अपने पब्लिक फ़ोल्डर की तरफ। अब हमारा पब्लिक फ़ोल्डर क्योंकि एम्प्टी है और वो किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमें ब्राउज़र भी हमें वहाँ पे एक्सेस नहीं करने दे रहा। अब हमने क्या करना है कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एक और htaccess की फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, और इस htaccess के अंदर हम ये वाला कोड अपना यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी, ये कोड भी मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस कोड के अंदर आपने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे मैंने MVC लिखा है, इस जगह आपने जो भी आपका रूट फोल्डर होगा उसका जो आपने नाम रखा होगा, लेट्स सपोज आपने अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना, आपके प्रोजेक्ट का नाम ऑनलाइन स्टोर है, तो आप इस MVC की जगह यहाँ पे आपने ऑनलाइन स्टोर लिख देना है। ठीक है, ये आपके बेस URL को जो है वो रीराइट करने के लिए, बाकी आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है इसको। तो इसको हम सेव करते हैं और दोबारा चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। अभी हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अभी देखें, अभी हमने जैसे ही MVC लिखा तो हमें ये पब्लिक वाले देखें, ये पब्लिक की तरफ ले आया है। MVC के बाद अगर यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम, तो हमें वो URL नॉट फाउंड दे देगा। हमने सिस्टम लिखा है, हमें वो सिस्टम की तरफ एक्सेस करने नहीं दे रहा। ठीक है, तो अभी हम मज़ीद आगे अपना जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अभी आता है, अभी ये मैं इनको बंद कर देते हैं। अभी जो हमारा सिस्टम वाला फ़ोल्डर है, बल्कि हम पहले एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर में चलते हैं। एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर में हमें कंट्रोलर्स चाहिए होंगे, हमें मॉडल चाहिए होंगे और हमें व्यूज़ चाहिए होंगे। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर आपने क्रिएट करना है फ़ोल्डर कंट्रोलर्स का, उसके बाद मॉडल्स और उसके बाद व्यूज़। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमने 3 फ़ोल्डर जो हैं वो क्रिएट कर लिए। तो एप्लीकेशन के हमारे तीनों फ़ोल्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपने
पब्लिक फ़ोल्डर, जो हमारा कॉन्फ़िग फ़ोल्डर है, कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के हमारे पास सिर्फ एक फ़ाइल होगी कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल, वो हम बाद में क्रिएट करेंगे। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे हम, एक htaccess हमने इसमें रख दी है। यहाँ पे हमें एक चाहिए होगी एक इंडेक्स हमारी फ़ाइल, जहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा, और उसके अलावा एक एसेट्स का फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर हम अपने जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं, जो हमारा CSS है, जो इमेजेस हैं, या जो जो हम लाइब्रेरीज इंक्लूड करना चाहते हैं, वो हम उस अपने एसेट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर हम रखेंगे। एसेट्स का फ़ोल्डर होगा, और पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर एक हमारी फ़ाइल होगी index.php। ठीक है जी। अब हम इसको कोड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हेलो लिख लेता हूँ मैं इसके अंदर। अभी हम जैसे ही अपने ब्राउज़र में एक्सेस करेंगे अपने फ्रेमवर्क को, तो हमें ये हेलो ही इसके अंदर नज़र आएगा। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पे हम MVC, और ये आपको हेलो नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी प्रोजेक्ट का, वो इस index.php फाइल से स्टार्ट होगा, जो कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर है। ठीक है, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही होगी। अब इस एसेट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर हम रखेंगे एक JS का फ़ोल्डर, एक रखेंगे हम इसमें CSS का फ़ोल्डर, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, यस, इमेजेस का फ़ोल्डर। ठीक है, तो ये वो चीज़ें होंगी जो इसके अंदर हम रखेंगे, जिनको हम बाद में यूज़ करते रहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है हमारा सिस्टम वाला फ़ोल्डर। तो सिस्टम वाले फ़ोल्डर के अंदर हमें एक फ़ोल्डर होगा जो कि होगा क्लासेस के नाम से। इसके अंदर हमारी सारी की सारा जो मेन जो हमारा प्रोग्राम, जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो क्लासेस इसके अंदर पड़ी हुई होंगी। ठीक है, और उसके अंदर एक हम हेल्पर्स के नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे, जिसकी मदद से हम अपने लिंक कर सकेंगे अपनी जो हमारी एसेट्स वाली चीज़ें हैं उनको अपने व्यूज़ के अंदर लिंक करने के लिए। ठीक हो गया, हेल्पर्स हो गया, और ये हो गया। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी फाइल्स क्रिएशन की तरफ। तो कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में जो है आपको एक फ़ाइल होगी, हम config.php उसका नाम दे देते हैं। हमारी config.php की फ़ाइल हो गई। एप्लीकेशन वाले के अंदर फ़ोल्डर पूरे हैं, इसकी फ़ाइल्स भी हमारी पूरी हो गई हैं, और अब रह गई हैं सिस्टम की। सिस्टम के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे init.php। init.php जो है ये असल में इनिशियलाइज़ कर रही होगी हमारी क्लासेस को, सारी की सारी को, जितनी भी हम क्लासेस बनाएंगे उनको ये इनिशियलाइज़ कर देगी, ताकि रन टाइम पे हमें कोई एरर जो है वो ना मिले। ठीक हो गया जी। हेल्पर के अंदर हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम हम रखेंगे link.php। उसके बाद क्लासेस वाले फ़ोल्डर के अंदर होंगी हमारे पास एक database.php। इसके अंदर हम डेटाबेस की क्लास को डिफ़ाइन करेंगे कि डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा। उसके बाद एक हम रखेंगे अपनी फ्रेमवर्क की क्लास framework.php। इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि मॉडल्स, व्यूज़ और कंट्रोलर्स हमारे कैसे कैसे किस तरह काम करेंगे, उनको हम इंक्लूड कैसे करेंगे। उसके बाद एक क्लास होगी राउट की। ठीक है, इसके अंदर हम अपना राउटिंग डिफ़ाइन करेंगे कि जो URL के अंदर लिखा हुआ होगा हमारा राउट, उसको हमने कैसे मैनेज करना है। ठीक हो गया, ये फाइल्स होगी हमारी। सिस्टम वाला फ़ोल्डर कंप्लीट हो गया, पब्लिक वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन वाले में कॉन्फ़िग फ़ाइल थी, और एप्लीकेशन में हमारी
ये तीनों के तीनों फोल्डर्स हैं, इनके अंदर क्लासेस जो है वो बाद में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट करने के बाद एक बार हम ब्राउज़र में चलते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब हमें पब्लिक फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे पब्लिक लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो हमारी htaccess की जो फ़ाइल थी इसके अंदर हमने यही बताया हुआ है कि जब भी हम इसको अपने URL को रीराइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर से ही होगा। ठीक है, तो हमें बार बार पब्लिक लिखने की और उसके अंदर से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसी फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो अवेलेबल नहीं है तो वो फिर भी उसको पब्लिक की इंडेक्स फाइल है वहाँ पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा। ये जैसे कि आपको पता है इंडेक्स फाइल के अंदर हमने ये हेलो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे MVC और मैं इसको लिख देता हूँ about.php, तो हमें फिर भी वो, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता पेज about.php वाला, इसलिए हमें दोबारा वो रिडायरेक्ट कर रहा है हमारे इंडेक्स वाली फ़ाइल की तरफ। ठीक हो गया जी। तो भी हम जो अपनी फाइल्स को जो है वो फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंडेक्स फाइल की तरफ। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है इंडेक्स फाइल में इंक्लूड करनी पड़ेंगी कि हम अपना प्रोग्राम जो है वो कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम PHP का टैग लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियलाइज कैसे होगा। वहाँ से सिस्टम को हमने इनिशियलाइज करने के लिए सिस्टम वाले फ़ोल्डर के अंदर एक init.php फाइल रखी है, यहाँ से हम इसको इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं। तो index.php के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो इसका एक PHP का बिल्ट इन फंक्शन होता है सेशन स्टार्ट का, वो लगा लेना है, लेकिन वो हम फ़िलहाल नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम अपना पूरा प्रोजेक्ट बना लेंगे उसके बाद, ताकि बार बार टेस्टिंग में जो हमारा सेशन जो है वो एक्सपायर ना होता रहे। तो यहाँ पे आपने लिखना है इंक्लूड, और कोड्स के अंदर आप, अब हम किस में हैं, एसेट्स फोल्डर में, पब्लिक फ़ोल्डर में है। तो यहाँ से हम एक डायरेक्टरी बैक जाएंगे, उसके बाद सिस्टम में, और सिस्टम के अंदर हमारी init.php पड़ी हुई है, init.php। तो यहाँ से हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब init.php जो है फ़िलहाल तो वो जैसे कि आपको पता है खाली है, हमने अब इसको भी फिल करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे कि PHP का एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल ऑटो लोड रजिस्टर। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है, इसको हम कॉल करेंगे और ये पैरामीटर में जो है एक फंक्शन लेता है फंक्शन, और इस फंक्शन में हम इसको क्लास का जो नेम है, क्लास नेम हम वो देंगे। ठीक है जी, क्लास नेम हम इसको देंगे और उसको फिर हम इंक्लूड करवा लेंगे जो भी हम इसको क्लास नेम हमने दिया होगा। इंक्लूड कहाँ से कराना है, क्लासेस के अंदर से, क्योंकि हम इसको क्लास का नाम दे रहे हैं तो इसको हमने क्लासेस के अंदर से इंक्लूड कराना है। तो हम क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर हैं तो यहाँ पे क्लासेस $$ क्लास नेम .php। ठीक हो गया जी। इसको इंक्लूड करवाने के बाद हमने क्या करना है कि जो अपना राउट होगा हमने उस अपने राउट को भी इनिशियलाइज कर देना है। यहाँ पे हम ले देंगे $route = न्यू राउट। ये राउट की जो क्लास है वो हम अभी थोड़ी देर के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन वाली होगी हमारी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम अपना PHP का टैग लगा लेंगे और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम इसके अंदर
कर लेंगे। ठीक है जी। तो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। आपका होस्ट लोकल होस्ट होगा, यूज़र रूट होगा, डेटाबेस का नाम यहाँ पे रख लेना है। हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम जो है वो MVC के नाम से रख लेते हैं। पासवर्ड आपने एम्प्टी छोड़ देना है, या फिर आपने अपने डेटाबेस पे कोई पासवर्ड सेट की है तो उस पासवर्ड को आपने यहाँ पर लिख देना है। और ये आपका बेस URL होगा। बेस URL को हमने इसलिए डिफ़ाइन किया है क्योंकि हम बार बार जहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर रहे होंगे तो हमें ये सारे का सारा ना लिखना पड़े। ठीक है जी। हम सिंपली बेस URL लिखेंगे और सर्वर को खुद ही पता चल जाएगा कि बेस URL से वो मुराद हमारी ये है। ठीक है। तो ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हो गई, हमारी इनिशियलाइजेशन की फ़ाइल हो गई है, और ये हमारी सिस्टम की फ़ाइल हो गई है। अब यहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल एक स्टेप बैक जाएंगे हम, फिर कॉन्फ़िग में जाएंगे और कॉन्फ़िग के बाद config.php। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल जो है वो भी हो चुकी है। तो मज़ीद अभी आगे बढ़ने से पहले हम ऐसे करते हैं कि अपना डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, उसके बाद लोकल होस्ट में जाएंगे। लोकल होस्ट में जाने के बाद PHP माई एडमिन में जाएंगे। ये हमारा PHP माई एडमिन का पैनल खुल जाएगा। अगर ये आपको खुलने में कोई प्रॉब्लम दे रहा हो या कोई मसला हो रहा हो तो आपने अपने कंट्रोल पैनल पे आ जाना और यहाँ से चेक कर लेना है कि आया कि आपका MySQL जो वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं स्टॉप तो नहीं हुआ होगा। अगर स्टॉप है तो आपने उसको दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे हम अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस का नाम हमने जैसे कि अपनी फ़ाइल के अंदर लिखा था, कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल के अंदर हमने इसका नाम रखा था MVC। तो यही नाम हमने यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है। MVC हमने रख लिया। हमने डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी। ये इसका काम यहाँ तक ही था। अभी हम चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। मज़ीद हमने अब क्या करना है। तो अपना इतना काम कंप्लीट करने के बाद जो है हम अपना एक बार इसको अपने ब्राउज़र में टेस्ट करते हैं। ब्राउज़र ओपन हो गया, हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये में एरर आ रहा है कि अनकाट क्लास एरर राउट नॉट फाउंड, क्योंकि भाई हमने राउट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, क्लास डिफ़ाइन नहीं की, तो इसलिए हमें ये एरर मिल रहा है। तो इसके अंदर हम चल के अभी टेस्ट कर लेते हैं कि आया कि ये इसको एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पे राउट के अंदर हम लिख लेते हैं फ्रॉम राउट। ठीक है। असल में ये हो कैसे रहा है, यहाँ से ये इनिशियलाइज हो रहा है ये राउट, जो भी हम क्लास का नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर से उठा के वो इंक्लूड कर लेता है और राउट को क्रिएट कर देता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब जो भी हम राउट लिखेंगे, जो राउट की क्लास लिखेंगे, हम अपनी राउटिंग करेंगे, उसके मुताबिक जो हमारा URL है वो चलता रहेगा। तो इसको भी हम जाके टेस्ट करते हैं। इसमें जाके हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास फ्रॉम राउट आ गया। इसका मतलब है कि हमारे राउट वाली फ़ाइल तक जो है ये हमारा जो राउट है वो पहुंचा हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर हम अपनी राउट वाली जो क्लास है उसको डिफ़ाइन करेंगे हम। यहाँ पे हमने अपनी राउट की क्लास जो है वो डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे अपने PHP टैग लगा लेना अपना, और उसके बाद इसकी जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं आपने वो देने हैं राउट क्लास के। तो राउट के अंदर हमने ऐसे रखना है कि देख सकते हैं यहाँ पे हम चाहते हैं कि MVC के बाद जो है हमारा राउट का जो कंट्रोलर है वो आए, कंट्रोलर के बाद उसके अंदर जो मेथड है वो आए, और लास्ट पे जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो आए। लेट्स सपोज के MVC के अंदर हमारा कंट्रोलर है एक साइन अप का। ठीक है। और साइन अप के अंदर एक हमारा
मेथड होगा चेक साइन अप, ठीक है, चेक साइन अप। और लास्ट पे हम पैरामीटर्स किसी जो साइन अप कर रहा है उसकी आईडी होगी या उसका नाम होगा, लेट्स सपोज हम नेम दे देते हैं। तो ये चीज़ें हम अपने राउट को बताना चाहते हैं कि इस तरह का अगर आपके पास राउट आए तो आपने उसको हैंडल किस तरह करना है, ठीक है। तो ये इसके पैरामीटर्स होंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास राउट। आपने क्लास का नाम जो है वो राउट ही रखना है, कैपिटल वाला, जैसा आपने फाइल का नाम रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस राउट वाली क्लास के अंदर आपने डिफ़ाइन कर देने हैं पैरामीटर्स। तो हम प्रोटेक्टेड डॉलर कंट्रोलर, और इसको हम डिफ़ॉल्ट दे देंगे नाम, कोई भी हम नाम दे सकते हैं पेजेस का, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। और प्रोटेक्टेड कंट्रोलर के बाद हमारा आएगा इसके अंदर मेथड डिफ़ॉल्ट मेथड जो इसका इंडेक्स ही होगा, मतलब जो भी हमारा इंडेक्स मेथड होगा। अगर कोई ऐसा मेथड कोई पास कर देता है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट मेथड होगा, जो इंडेक्स वाला मेथड होगा, उस कंट्रोलर के अंदर वो उसको हैंडल कर लेगा। और लास्ट पे जो है प्रोटेक्टेड डॉलर, जो हम पैरामीटर्स उसको पास करेंगे। इसको हम एक एम्प्टी एरे जो है वो पास कर देंगे, क्योंकि पैरामीटर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हमें अपना जो यूआरएल होगा ये वाला, अब हमने इसको फैच करना है यहाँ तक, ठीक है। इसको फैच करने के हम कैसे प्रोसेस करेंगे फर्दर, वो भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि इस यूआरएल को फैच करेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन यूआरएल इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा यूआरएल जो वो सेट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम जो इस सेट वाला फंक्शन है, इस सेट अंडरस्कोर गेट यूआरएल, तो अगर तो ये सेट होगा मीन्स कि कुछ लिखा हुआ होगा उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे डॉलर यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल को गेट कर लेंगे। और गेट करने के बाद हम उसको ट्रिम कर लेंगे अपने यूआरएल को, ठीक है जी। डॉलर यूआरएल, और ये आर ट्रिम होगा। ये ट्रिम इसलिए होता है ताकि कोई @ या एम्प्टी स्पेसेस या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड ना कर सके कोई, जिससे हमारे डाटा को कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट होगा डॉलर यूआरएल इज इक्वल, इसको हम करेंगे फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर देंगे हम इसको। और फिल्टर करने के बाद हम इसको कर लेंगे सैनिटाइज, ठीक है जी। यहाँ पे जो इसके डिफाइन होते हैं PHP के हमारे पास फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर यूआरएल। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूआरएल को हम कर लेंगे एक्सप्लोड, ठीक है। एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड का मतलब है कि हमने इसको डिवाइड कैसे करना है। तो बीच में हमारे // है, तो // से हम इसको एक्सप्लोड कर रहे हैं। और साथ इसके हम इसको डॉलर यूआरएल किसको करना, हमने एक्सप्लोड डॉलर यूआरएल को, ठीक हो गया जी।
और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि रिटर्न कर देना है इस URL को। अब इस URL को पार्ट्स में डिवाइड करके अब हमने इसके ऊपर फर्दर अपना काम करना है कि हमने किस हिस्से को कंट्रोलर बनाना है, किस हिस्से को हमने मेथड बनाना है, किस हिस्से को हमने उसके पैराम्स बनाना है। तो वो सारे का सारा काम जो है वो हम करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें अपनी डिफाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे हम, पर आगे मज़ीद चलने से पहले हम इसको एक बार टेस्ट करना चाहते हैं क्या है कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम इसको इको नहीं करवाएंगे, हम इसको अपनी एरे में देखेंगे। तो हम लिखेंगे print_r और इसके अंदर हम $this और अपना जो URL का फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेंगे। ठीक है जी, इसको कॉल करने से हमें ये एरे जो है हमारी URL की वो आउटपुट में दे देगा। तो अपने ब्राउज़र में चलते हैं, हम ब्राउज़र में जाके हम लिखते हैं अभी क्या लिखा था हमने, साइन अप, चेक साइन अप नेम। तो ये हमारे पास अभी हमारी जो एरे है वो आ चुकी है। ठीक है, तो 0th इंडेक्स में हमारे पास साइन अप है, ये हमारे कंट्रोलर का नाम हो जाएगा। चेक साइन अप हमारे मेथड का नाम हो जाएगा और ये हमारे पैरामीटर्स का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सेव सैनिटाइज, ये मैं यहाँ पे एक एरर आ रहा था, ये मैं आपको उसमें दिखाना चाह रहा था। ये सैनिटाइज आई थिंक SE से नहीं है, SA से। यस, अब ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। 0th इंडेक्स पे हमारा कंट्रोलर होगा, उसके बाद कंट्रोलर का मेथड होगा और लास्ट पे हम उसमें पैरामीटर्स जो है अपने वो पास करेंगे। तो अभी इसको हम चल के कोड करते हैं। इसके लिए आपने पहले इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम अपना कंस्ट्रक्टर लिखना हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब इसमें आप जो है वो सबसे पहले हम अपना URL यहाँ पे गेट कर लेंगे। ठीक है जी, URL गेट करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा URL जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ़ नॉट एम्प्टी URL, ठीक है, अगर तो URL एम्प्टी नहीं है हमारा और उसके बाद हम URL हमने चेक कर लिया कि एम्प्टी नहीं है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो उस URL के जो 0th इंडेक्स पे जो कंट्रोलर का नाम दिया गया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए एक फंक्शन है फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। ठीक है, अगर तो एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर, अब हम क्योंकि राउट के अंदर थे अपने सिस्टम वाली सिस्टम फोल्डर के अंदर थे, तो उससे हम बैक निकल जाएंगे और उसके बाद हमने जाना है अपने एप्लीकेशन के फोल्डर में। ठीक है जी, एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर हमने कंट्रोलर्स के फोल्डर में, ठीक है जी, कंट्रोलर के फोल्डर्स के अंदर जाके हम चेक करेंगे कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है वो वाली जो हमने इस URL के अंदर दी है, तो आप इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे और जो $URL के 0th इंडेक्स पे जो हमने कंट्रोलर का नाम दिया है वो, और साथ ही इसके हमने एक्सटेंशन उसकी लिख देंगे .php, क्योंकि वो जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी वो PHP की एक्सटेंशंस के साथ होंगी। ठीक है जी, अगर तो ये वाली फ़ाइल एग्जिस्ट करती होगी, मींस कंट्रोलर का नाम एग्जिस्ट करता होगा हमारे एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर, जो कंट्रोलर्स के फ़ोल्डर है उनके अंदर, फिर हम क्या करेंगे
कि हमारा जो कंट्रोलर है, दिस कंट्रोलर मीन्स कि ये वाला कंट्रोलर, इसको हम सेट कर देंगे किस पे, URL के जो 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ हमारा कंट्रोलर है उसको, ठीक है। और फिर हमने इसको अनसेट कर देना है URL को जो कि 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि जब नया URL आए तो उस वक्त फिर वो नए URL को पिक करे, ना कि बार बार उस पुराने वाले URL को पिक कर रहा हो। एल्स हम क्या करेंगे, अगर तो वो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जिसने URL एंटर किया है या अपने लिए जब हम एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये गलत नाम इंटर कर दिया गया, कोई इसके अंदर टाइपो है, तो हम क्या करेंगे, इको करवा देंगे कि हमें फलां चीज़ जो है वो नहीं मिली, ठीक है। इको करवा देंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे सॉरी, और जो डॉलर URL के 0th इंडेक्स पे आपने जो कुछ भी लिखा है, ज़ाहिर उसने कंट्रोलर लिखा होगा, और सॉरी ये वाला कंट्रोलर नॉट फाउंड, ठीक है जी, ये हम इको करवा देंगे वहाँ पे, ठीक हो गया। इतनी समझ आ गई होगी आपको यकीनन। URL को चेक कर लिया हमने, कंट्रोलर इंक्लूड करवा लिया, कंट्रोलर को सेट कर दिया, और सेट करने के बाद जो हम उसको अब इंक्लूड करवाएंगे अपने फाइल के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिखना है इंक्लूडिंग कंट्रोलर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे इसको, रिक्वायर वंस, उसी तरह एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स, ठीक हो गया जी, /, कंट्रोलर के बाद दिस कंट्रोलर को हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसके साथ एक्सटेंशन लिख देंगे PHP, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने .php उसकी एक्सटेंशन लिख देनी है, ठीक है। कंट्रोलर को हमने इंक्लूड तो करवा लिया, लेकिन उससे काम लेने के लिए आपको पता है कि उसको इंस्टेंशिएट भी करना पड़ता है, तो अब हम उसको यहाँ पे इंस्टेंशिएटिंग कंट्रोलर, ठीक है जी। यहाँ पे हम उसको इंस्टेंशिएट कर देंगे, कैसे करना है वो आपने लिखना है, दिस कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू दिस कंट्रोलर। अब ये दोनों जगह पर रेफ़र किसको कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है अपने इस वाले कंट्रोलर को, ठीक है। तो ये हमने करवा लिया है, यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया कंट्रोलर का, ठीक है। जो हमारा ये कंट्रोलर था, वो लेट्स सपोज का साइन अप कंट्रोलर था, इसको हमने टैकल कर लिया। उसके बाद हम चलेंगे अपने मेथड की तरफ, ठीक है, कि अब मेथड हमने इसमें अपना कैसे इंक्लूड करवाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड इंक्लूजन, ठीक हो गया जी। मेथड को इंक्लूड करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर तो वो एम्प्टी नहीं है और एग्जिस्ट भी करता है हमारा मेथड जो कि हमने URL के अंदर प्रोवाइड किया है, तो फिर हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मेथड को इंक्लूजन कराने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं इफ़ इज सेट $URL
यूआरएल का कौन सा पार्ट उसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे था, ये वाला पार्ट, ठीक हो गया। ये इसके फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो वो अगर तो सेट है और एम्प्टी भी नहीं है, एंड नॉट एम्प्टी, ठीक है, और वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है, एक बिल्ट इन मेथड होता है इफ मेथड अंडरस्कोर एग्जिस्ट। अगर तो मेथड एग्जिस्ट करता है जो कंट्रोलर के अंदर है, तो ये दो पैरामीटर्स लेता है, एक कंट्रोलर का और दूसरा मेथड का, ठीक है। तो पहला पैरामीटर हम उसको मेथड दे देंगे, यही वाला कंट्रोलर दे देंगे, और साथ जो दूसरा पैरामीटर है वो हम इसके यूआरएल के फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेथड पड़ा होगा हम वो दे देंगे, ठीक है जी। अगर तो ये मेथड एग्जिस्ट करता है, फिर क्या करना, आपने इसको सेट करवा देना है, दिस मेथड इज इक्वल टू, जो यूआरएल के फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा मेथड, वो इसी मेथड को सेट कर देगा, और बाद में आपने इसको अनसेट कर देना है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह आपने यहाँ पे अपना मेथड जो है वो भी सेट कर दिया है। एल्स क्या करेंगे, हम इसी तरह इसको लिख देंगे, कहाँ पे लिखा था हमने, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम इसको, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, जो ये वाला मेथड है नॉट फाउंड, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस दे लें आप यहाँ पे भी, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है जी। तो ये थे आपके मेथड्स, और उसके बाद हम चलते हैं अपने पैरामीटर्स की तरफ, पैरम्स, ठीक है। अब पैरम्स के अंदर हम चेक करेंगे कि इफ़ ए सेट यूआरएल, अगर तो यूआरएल सेट है, यहाँ पे आपने यूआरएल का कोई इंडेक्स नहीं देना। अगर तो यूआरएल आपका सेट है, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि दिस पैरम्स को इनिशियलाइज कर देना है यूआरएल से, क्योंकि जो आपका कंट्रोलर है वो भी अनसेट हो चुका है, और जो आपके पीछे मेथड्स हैं वो भी अनसेट हो चुके हैं। लास्ट पे आपके पास सिर्फ उस यूआरएल के अंदर जो हमने लिया था उसके अंदर सिर्फ पैरामीटर्स बचे होंगे, ठीक है। तो वो आपने भी अपने जो ये वाले पैरम्स है, मीन जो इस क्लास के अंदर हमने ये पैरम्स सेट किए हुए हैं, इसको वो सेट कर देगा। और अगर तो कोई पैरम्स नहीं दिए हुए, फिर क्या करना है हमने, अगर तो पैरामीटर दिए नहीं हैं, तो फिर हम उसको दोबारा से एम्प्टी अरे को सेट कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब ये सारा कुछ करने के बाद लास्ट पे आपने ये करना है कि एक इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है, अरे का फंक्शन होता है जो पैरामीटर्स और मेथड्स को एक्सेप्ट करता है, तो उसको आपने कॉल कर लेना है, कॉल अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर अरे, ठीक है जी। अब ये क्या करता है कि ये पैरामीटर्स लेता है, अरे लेता है, और ओपन पैरामीटर्स भी लेता है, तो इसमें हम सेट कर देंगे इसके मेथड्स और कंट्रोलर्स, ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर हम एक अरे पास करेंगे, और $this कंट्रोलर $this मेथड पास कर देंगे, और लास्ट पे हम इसको पैरामीटर जो है वो भी पास कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी राउटिंग वाली क्लास। तो इससे हमारी जो राउटिंग वाली क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने क्या किया है कि पहले कंट्रोलर को सेट किया है, फिर उसके
मेथड को सेट किया है और लास्ट पे हमने पैरामीटर्स को सेट किया है और हमने ये जो इसका बिल्ट इन फंक्शन है PHP को उसको हमने पास कर दिया। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमें ये क्या एरर देता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कह रहा है कि कंट्रोलर जो है वो नॉट फाउंड, क्योंकि हमने अभी कंट्रोलर जो है कंट्रोलर वाले फोल्डर के अंदर हमने अभी लिखा ही नहीं है, तो वो उसको नहीं मिल रहा। ठीक हो गया जी। मीन्स के ना उसको ये पेजेस वाला फ़ोल्डर मिल रहा है, ना उसको वो कंट्रोलर वाला फ़ोल्डर मिल रहा है जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है जी। इसको हम जैसे जैसे क्रिएट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा काम जो है वो आगे आगे चलता जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर में और उसके अंदर चलते हैं हम कंट्रोलर वाले फ़ोल्डर में और यहाँ पे हम अपना एक कंट्रोलर जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अब कंट्रोलर्स के अंदर हम अपना क्रिएट करेंगे कंट्रोलर अपना। इसका नाम हम दे देते हैं, हमने साइन अप नाम दिया था, इसका नाम हम साइन अप ही देते हैं, signup.php। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा राउट फाइल है, ये साइन अप, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी आपने अपना क्लास लिख लेनी है, क्लास साइन अप, और उसके अंदर पहले आपने कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट कर लेना है, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद आपने पब्लिक फंक्शन जो हम इसको साइन अप हमने नाम दिया था, इसको हमने चेक साइन अप नाम दिया था, चेक साइन अप। और इसके अंदर हम यहाँ पे इको करवा लेते हैं, स्टेटमेंट इको हम करवाएंगे सिर्फ क्योंकि टेस्ट पर्पज़ के लिए, तो हम टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा कंट्रोलर जो है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो फ्रॉम साइन अप कंट्रोलर। ठीक है जी, ये हमने सेव कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में हम लिख देते हैं साइन अप, चेक साइन अप और नेम। ठीक है जी, जैसे क्लिक किया देखें ये हेलो फ्रॉम साइन अप कंट्रोलर। अब इस साइन अप वाले कंट्रोलर के अंदर जाके उसने चेक किया है कि चेक साइन अप नाम का कोई मेथड अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। पैरामीटर्स हमने नेम पास किया था लेकिन इनको हमने हैंडल नहीं किया, इसलिए उसने उसको खाली कर दिया। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी कॉल है वो आई है उस रूट के, इस रूट के थ्रू यहाँ पे कंट्रोलर हमने सेट किया है। डिफ़ॉल्ट हमने पेजेस रखा हुआ था, लेकिन जो URL के अंदर से उसने 0th इंडेक्स से उठाया है कंट्रोलर। ठीक है, उसका नाम था साइन अप, वो उसने रिक्वायर कर लिया है। उसके बाद उसने चेक किया मेथड को जो फर्स्ट इंडेक्स पे था। ठीक है, उसका नाम दिया था हमने चेक साइन अप, वो उसने उठाया उसको। और पैरामीटर्स को हमने क्योंकि उसके अंदर हैंडल नहीं किया तो पैरामीटर्स हमारे एम्प्टी रह गए। ठीक हो गया, इस URL के थ्रू उसने उठाया है और फिर इस साइन अप वाले कंट्रोलर के अंदर जाकर उसने चेक किया कि ये मेथड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो उसने इसको एग्जीक्यूट किया है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और फंक्शन का नाम लिख दूँ तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि अब तक का जो हमारा फ्रेमवर्क था वो सही तरीके से चल रहा है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ।
तो अभी हम अपना सेटअप करेंगे अपना फ्रेमवर्क के हमने अपने मॉडल्स कैसे दिखाने हैं, कैसे इंक्लूड करने हैं, व्यूज़ कैसे दिखाने हैं, सेशंस वगैरह कैसे सेट करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम अपनी फ्रेमवर्क वाली क्लास के अंदर हम इसको बंद कर देंगे और फिर फर्दर जो हमारे कंट्रोलर्स वगैरह होंगे या मॉडल्स वगैरह होंगे हम वहाँ पे इनको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने फ्रेमवर्क की तरफ। फ्रेमवर्क को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने अपना शुरू कर लेना PHP का टैग और इसके अंदर आपने सबसे पहले क्लास का नाम फ्रेमवर्क, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपने सबसे पहले हम अपने पब्लिक फंक्शन एक व्यू का फंक्शन बना लेते हैं कि हम अपना जो व्यू है जो प्रेजेंट करेंगे लोगों को वो कैसे, हमारा मतलब पेजेस जो हैं वो कैसे नज़र आएंगे। तो इसको हम 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। एक इसका होगा व्यू का, ठीक है जी, और दूसरा होगा इसका डेटा का। उस व्यू को क्योंकि हमने कुछ डेटा भी पास करना होगा, जो चीज़ें हमने उसके अंदर दिखानी होंगी अपने डेटाबेस से लेके, तो वो एक एम्प्टी एरे होगी। ठीक है जी, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि फ़ाइल जो है वो एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो फाइल एग्ज़िस्ट करती होगी तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे। अब हमारी क्योंकि फ़ाइल जो है व्यू वाली वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर व्यूज़ के अंदर पड़ी होंगी। और हम इस वक्त करंटली किधर हैं, हम फ्रेमवर्क में, मीन्स कि हम सिस्टम में और क्लासेस में। तो इसके लिए हमें जो एक डायरेक्टरी बैक है वो जाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर हमारा व्यूज़ का फोल्डर है, ठीक है। और उसके अंदर हम जो हम व्यू पास करेंगे वो यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे। $व्यू कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम इसको, और उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .php होगी। अगर तो ये फाइल एग्ज़िस्ट करती होगी हमारे पास तो हम इसको रिक्वायर वंस कर लेंगे और एप्लीकेशन व्यूज़ और यहाँ पे आपने डॉलर जो आपने व्यू पास किया है वो, और .php। ठीक हो गया जी। इस तरह हम इसको हैंडल कर लेंगे। अगर फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती होगी तो हम उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, इको सॉरी, और जो हमारा उसके बाद जो मैसेज है वो हमने इसमें दे देना है, सॉरी $view.php पेज नॉट फाउंड। ठीक हो गया। तो ये तो था अपने हमारे व्यू का फंक्शन कि हमने व्यू कैसे डिस्प्ले करवाना है। और उसके बाद हम अगला फंक्शन लिखेंगे इसमें पब्लिक फंक्शन मॉडल का, जो हम डेटाबेस के साथ इसकी इंटरेक्शन करेंगे वो, और इसमें हम एक मॉडल का नाम पास करेंगे। और सेम उसी तरह हम इसको पहले चेक कर लेंगे कि अगर तो वो एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। हम इसको यहीं से ऐसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे व्यूज़ की बजाय हम कर देंगे मॉडल्स। हमने इसको मॉडल्स, और यहाँ पे मॉडल नॉट फाउंड, और यहाँ पे भी हमने इसको कर देना है मॉडल और मॉडल। ठीक है जी। आपने इसको रिक्वायर वन, इसके अंदर एक चेंज करनी है, यहाँ पे रिक्वायर वंस करके इसको आपने रिटर्न करा देना, रिटर्न न्यू $मॉडल।
ठीक हो गया जी। तो ये तो था आपके मॉडल का फंक्शन, जो डेटाबेस के साथ आपका इंटरेक्शन कर रहा होगा उसको आपने कैसे इंक्लूड करना है। ठीक है जी। ये हमें एरर दे रहा है कहाँ पे है इसका एरर, ये इसकी बंद हो गई यहाँ पे और यहाँ पे, नीचे शायद कहीं पे एरर है इसके, ये और ये। चलिए मैं इसका एरर ढूंढता हूँ एक बार। डाटा यहाँ पे अपने इसको इक्वल साइन लिखना है। ठीक है जी। ये आपने गलत किया हुआ था। तो आपका व्यू का फंक्शन हो गया, मॉडल का हो गया। अगला फंक्शन हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे अपना इनपुट मेथड का, कि हमारा इनपुट जो है वो कैसे आ रहा है, मींस कि वो गेट के ज़रिए आ रहा है या पोस्ट के ज़रिए आ रहा है। ठीक है जी। तो उसके लिए यहाँ पे हम पब्लिक, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क है इसलिए हमने हर चीज़ को अपनी प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है हमें खुद से, तो इसलिए फंक्शंस की ज़रूरत होते हैं। डॉलर इनपुट, और इनपुट के अंदर हम चेक करेंगे कि डॉलर अंडरस्कोर सर्वर से जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिक्वेस्ट मेथड जो है हमारा, वो अगर तो पोस्ट है या फिर इस तरह से पोस्ट का मेथड लिखा हुआ आएगा, या फिर क्योंकि हमने प्रॉपर इसकी एरर हैंडलिंग करनी है, तो या फिर जो मेथड है वो होगा पोस्ट लिखा हुआ स्मॉल लेटर में। ठीक है जी। इनमें से अगर किसी भी तरह लिखा हुआ हमारे पास आता है तो हमने क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे उसको ट्रिम करके। ट्रिम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा होता है, हमारा डाटा जो है वो महफूज रहे, कोई जो है एसक्यूएल इंजेक्शन करने की कोशिश ना करे, इसलिए हम इस डाटा को जो है वो साफ़ करना चाहते हैं। स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और इनपुट साथ। ठीक हो गया जी। ये कर देंगे हम, और उसके बाद हम जो हमारा गेट मेथड है उसको चेक कर लेंगे, एल्स इफ अंडरस्कोर सर्वर अंडरस्कोर मेथड जो है हमारा, वो अगर तो होगा गेट या फिर रिक्वेस्ट मेथड जो है वो हो गेट। तो हमने क्या करना है, उसको भी हम सेम इसी तरह करेंगे कि इसको उठा लेते हैं यहाँ से, उसको रिटर्न करेंगे हम ट्रिम करके, और यहाँ पे गेट पोस्ट की जगह हम कर देंगे गेट। ठीक है जी। तो ये हमारा इनपुट का फंक्शन था, इनपुट को ट्रिम करने के लिए, ताकि कोई एसक्यूएल इंजेक्शन की कोशिश ना करे। उसके बाद हम एक हेल्पर का फंक्शन लिखेंगे। हेल्पर का फंक्शन असल में जो हमने क्लासेस लिंक करवानी है उनके लिए। ठीक है। पब्लिक फंक्शन हेल्पर, और इसको हम एक हेल्पर का नाम देंगे कि हमें क्या चाहिए, हेल्पर। और इसके अंदर हम चेक करेंगे सबसे पहले कि वो हमारी फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है जी। तो फाइल कहाँ पे होगी हमारी,
इसमें हम जाएंगे सिस्टम में और सिस्टम के अंदर जाएंगे हम हेल्पर्स में, ठीक है जी। और हेल्पर के बाद फिर हम इसका लिख देंगे हेल्पर का नाम और एक्सटेंशन होगी उसकी .php, ठीक है जी। तो अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर वंस कर लेंगे, सेम उसी तरह सिस्टम हेल्पर्स और हेल्पर का जो है नाम को यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट कर देंगे इसमें .php, ठीक हो गया जी। तो अगर तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो हम इसको क्या करेंगे, इको करवा देंगे सॉरी हेल्पर .php नॉट php हेल्पर डॉट, इसमें हम अजान हो रही थी इसलिए थोड़ा सा पॉज देना पड़ा, तो सॉरी हेल्पर का नाम फाइल नॉट फाउंड आएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम इसके जो अपने सेशंस के जो हम फंक्शंस वगैरह हैं हम उनको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे। तो अब हम डिफ़ाइन कर लेंगे अपने सेशंस, फंक्शन सेट सेशन, और इसको हम एक सेशन का नाम देंगे, ठीक है जी। इसको हम सेशन नेम और सेशन की वैल्यू देंगे हम, ठीक है जी। इनको सेट करेंगे ठीक है जी। अब हम चेक कर लेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है कहीं, इफ़ नॉट एम्प्टी $session नेम एंड $session वैल्यू, अगर ये दोनों चीज़ें एम्प्टी नहीं हैं तो हम इनको फिर क्या करेंगे, सेट कर देंगे $_session, ठीक है जी। सेशन में इसका सेशन का नेम और इसको हम असाइन कर देंगे सेशन की वैल्यू, ठीक है जी। तो ये सेट सेशन का फंक्शन था। अगर हमने सेशन गेट करना होगा तो उसको हम गेट सेशन करेंगे और इसको सेशन नेम देंगे और उसके अंदर फिर हम दोबारा से इसको चेक कर लेंगे, इफ़ नॉट एम्प्टी सेशन नेम, ठीक है जी। अगर तो सेशन नेम जो है वो एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे उस सेशन को, ठीक हो गया। ये फंक्शन गेट करने के लिए था और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो अनसेट करने के लिए, पब्लिक फंक्शन अनसेट सेशन और सेशन का नाम हम इसको देंगे और फिर उसी तरह हम इसको चेक करेंगे, इफ़ नॉट एम्प्टी सेशन नेम, अगर तो सेशन का नाम एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अनसेट कर देंगे उस सेशन को, ठीक है जी। उस सेशन को हमने अनसेट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद जो बाकी सेशन के फंक्शंस वगैरह हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वो पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी, डिस्ट्रॉय सेशन। और ये बल्कि डिस्ट्रॉय सेशंस करेंगे हम इसको, जितने भी हमारे सेशंस होंगे उन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है जी, ये हमारे सारे के सारे सेशंस को जो है वो ख़त्म कर देगा। उसके बाद हम
फ्लैश मैसेजेस वगैरह अगर हमने दिखाने हो, मतलब कि अगर कोई यूज़र है, वो कौन सा यूज़र है या उसका कोई मैसेज है, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसको हम सेट फ्लैश कर देंगे और इसमें हम पास कर देंगे सेशन नेम और साथ हम पास करेंगे मैसेज। और इसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि इफ़ नॉट एम्प्टी, सेशन नेम अगर एम्प्टी नहीं है और जो मैसेज है हमारा वो भी एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेशन है, सेशन नेम, उसके अंदर हम मैसेज को रख के डिस्प्ले करवा सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा फ्लैश मैसेज जो था वो भी सेट हो गया है। और अब उस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या करना है, पब्लिक फंक्शन गेट फ्लैश मैसेज और इसमें हम पास कर देंगे सेशन नेम और उसके बाद हम डॉलर क्लास नेम कि हमने किस क्लास पे जो है वो मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है जी। इसके अंदर हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा जो सेशन नेम और क्लास नेम है ये भी एम्प्टी ना हो और हमारा जो सेशन नेम है वो सेट भी हो। ठीक है, तो कंडीशन लगाएंगे एक इफ़ नॉट एम्प्टी सेशन नेम एंड नॉट एम्प्टी क्लास नेम एंड इज सेट सेशन और सेशन नेम। जब ये सारी की सारी हमारी कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो फिर हम करेंगे कि जो हमारा मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना होगा उसके अंदर हम इस मैसेज नेम सेशन को रख लेंगे, क्योंकि हमने पहले सेट कराया होगा तो अब हम उसको डिस्प्ले करवा सकेंगे। उसको डिस्प्ले करवा देंगे। क्लास नेम CSS की जो क्लास का हम इसको नाम देंगे वो होगा, मतलब किसी भी तरह से आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। आप या तो आपका सक्सेस मैसेज होगा या डेंजर मैसेज होगा, जो भी है वो आप इसको डिस्प्ले करवा देंगे और बाद में हम उस सेशन को जो है वो अनसेट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो लास्ट मेथड होगा वो होगा रीडायरेक्ट का मेथड। तो लास्ट मेथड हम अपना लिखेंगे रीडायरेक्ट का मेथड। तो ये हमारा रीडायरेक्ट का मेथड होगा, इसको हम पाथ देंगे और वो हमें उस पाथ पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। किसी भी जगह से हमें अगर रीडायरेक्ट होना पड़ा तो हम वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो बेस यूआरएल है, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल थी हमारी, इसके अंदर हमने ये बेस यूआरएल डिफ़ाइन किया था। इसकी मदद से हम बेस यूआरएल पे जाके आगे फॉरवर्ड स्लैश दे के जो भी हम इसको पाथ देंगे वो उस जगह पे हम इस रीडायरेक्ट हो सकेंगे। तो ये तो था हमारा फ्रेमवर्क की क्लास सारी की सारी। ठीक है जी, हमारा फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने डिफ़ाइन कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी वर्किंग एक बार सारी की सारी, कि हमने अपना व्यू कैसे इंक्लूड करवाना है, मॉडल कैसे इंस्टेंशिएट करना है, इनपुट को हमने कैसे डील करना है, हेल्पर क्लासेस जो होंगी उनको हमने कैसे रखना है, उसके बाद सेशंस हैं हमारे, उसके बाद हमारे फ्लैश मैसेजेस हैं और उसके बाद हमारा रीडायरेक्ट है। तो इसके अंदर जो हेल्पर था, हेल्पर को हमने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया। तो ये हेल्पर के अंदर हम चलते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं और हेल्पर के अंदर एक लिंक की क्लास बनाई थी। अब इसके अंदर हमने अपना कोड लिख देना है। इस लिंक को इंक्लूड करेंगे। तो असल में ये लिंक था अपनी हमारी CSS फाइल्स और जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल होंगी उनको इंक्लूड करने के लिए। तो देखते हैं इसका कोड। तो हमें लिंक करने के लिए हम या तो CSS की फ़ाइल्स को लिंक करते हैं हम, या फिर JS की फ़ाइल्स को लिंक करते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर।
तो उन्हीं दोनों के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिखने हैं। तो दो फंक्शंस लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फंक्शन और लिंक CSS का फंक्शन लिख लेते हैं एक, और इसको हम CSS की जो पाथ है हम वो इसको हम पास करेंगे। और यहाँ पे आपने पहले अपना PHP का जो टैग है वो स्टार्ट कर लेना है, और इसके अंदर हम इसको फिर इंक्लूड करवा देंगे। सबसे पहले हम इसका URL लिखते हैं। तो URL के अंदर हम लिखेंगे पहले बेस URL, देख लेते हैं हमने ऐसे लिखा हुआ है कॉन्फ़िग फाइल में अपना बेस URL नहीं, तो बेस URL इस तरह नहीं लिखा हमने, बेस URL हमने लिखा है इस तरह, ठीक है जी, बेस URL। उसके बाद हम इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे किसके साथ, एक इसमें फॉरवर्ड स्लैश होगी, और उसके बाद आपने दे देना है पाथ, CSS का पाथ, ठीक है जी। तो ये आपका URL हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको इको करवा लेंगे अपने, यहाँ पे आपने लिखना है लिंक, क्योंकि इसको हमने यूज़ अपने HTML के पेजेस में करना होगा, इसलिए हम इसको इको करवा रहे हैं इस टैग को। और इसका रिलेशन होगा स्टाइल शीट, टाइप उसकी होगी टेक्स्ट, और इसके बाद हम इसका href लिखेंगे। href जो होगा इसका वो इसका पाथ होगा URL जो हमने ऊपर इसको भी डिफाइन कर दिया, ये वाला, ठीक हो गया। तो ये इतना सा हमारा ये वाला फंक्शन था। इसी फंक्शन को आप दोबारा से कॉपी और पेस्ट कर लें, और इसको कर लें लिंक JS, और इसको हम JS का पाथ दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी JS का पाथ दे दें, अब इसको यहाँ भी JS कर दें, और इसका जो होगा आपका आपने लिखना होगा इसमें, इसकी बजाय स्क्रिप्ट, ठीक हो गया जी। और इसको क्लोजिंग टैग भी आपने देना पड़ेगा, इसको स्क्रिप्ट, और अब इसका आपने जो सोर्स है वो आप देंगे इसके अंदर, जैसे आपने उसका दिया था, ये इसका भी URL आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी टाइप टेक्स्ट टू जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, और इसका जो सोर्स है वो हमारे पास ये वाला पाथ आ जाएगा, जो भी हम लिंक में अपने पाथ पास करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो फ्रेमवर्क है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने डेटाबेस की तरफ। राउट वाली फ़ाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब तक फ्रेमवर्क वाली कंप्लीट हो चुकी है, रह गई है डेटाबेस वाली फ़ाइल। तो ये हमारी मेन फाइल्स होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं कोई भी फ्रेमवर्क बनाने के लिए, उसको बाद में इजीली यूज़ करने के लिए। तो अभी हम डेटाबेस की जो फ़ाइल है अपनी उसको पॉपुलेट करेंगे अपने कोड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना PHP कोड यहाँ से। अब हमें इसके लिए कुछ अपनी जो क्लास है उसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्लास डेटाबेस, और इसके अंदर कुछ हमें चाहिए होंगे पब्लिक होस्ट इज़ इक्वल टू होस्ट। अब ये होस्ट कहाँ से आ रहा है, कॉन्फ़िग फाइल से आ रहा है, जो ये वाला होस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। पब्लिक यूज़र, और जो यूज़र है वो ये वाला यूज़र है, और
पब्लिक डेटाबेस डॉलर डेटाबेस जो है वो डेटाबेस होगा। उसके बाद पब्लिक पासवर्ड, और ये जो होगा ये भी पासवर्ड उसी कॉन्फ़िग फाइल से आ रहा होगा। देख लेते हैं हमने सारी चीज़ें ठीक लिखी है या नहीं। होस्ट, यूज़र, डेटाबेस और पासवर्ड। ठीक है जी, ठीक है, ये हमने ठीक लिखी है। इसके बाद हमें दो वेरिएबल्स और चाहिए होंगे। एक पब्लिक डॉलर कनेक्शन का वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होगा, और उसके बाद एक होगा पब्लिक डॉलर रिज़ल्ट, क्योंकि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के बाद जो कुछ हम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे उसको रिटर्न करने के लिए। ठीक है जी, तो इसका आपने कंस्ट्रक्टर बना लेना एक, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपना कनेक्शन बनाना है अपने उसके साथ हमें डेटाबेस के साथ मतलब कनेक्शन बनाना होगा। तो इसमें हम जो है वो एक्सेप्शन जो है अपनी वो कैच करेंगे, पीडीओ एक्सेप्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी जो पीडीओ आ रही है हमारी एक्सेप्शन अगर आएगी, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो वो हम लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस कनेक्शन एरर, और इसको हम कॉन्केटिनेट कर देंगे इस एरर के साथ $E और गेट मैसेज। ठीक है जी, तो ये हमें रिटर्न कर देगा कोई अगर एरर हुआ तो। अगर एरर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हम सबसे पहले इसमें कर देंगे, रिटर्न करेंगे हम कनेक्शन को। ठीक है जी, और जो कनेक्शन होगा उसको हम पीडीओ बनाएंगे। पीडीओ MySQL होस्ट इज इक्वल टू, यहाँ से ज़रा आपने ध्यान से देखना है, $this जो होस्ट होगा हमने उसको होस्ट सेट कर देना है, और उसके बाद हमने सेट करना है होस्ट, हमने सेट कर दिया। होस्ट के बाद आप लिखेंगे इसके अंदर कॉलन और DB नेम इक्वल टू, और उसके बाद आप इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे $this डेटाबेस। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने कॉमा देना है, और यहाँ पे this यूज़र के बाद आएगा आपका this पासवर्ड। ठीक है जी, तो ये हमारे पीडीओ के साथ हमारा कनेक्शन बन जाएगा, और हम इस कनेक्शन को रिटर्न कर रहे होंगे इस वाले को। ठीक है, तो ये हमारा था कनेक्शन का फंक्शन कि कनेक्शन कैसे बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना क्यूरी का फंक्शन लिखेंगे, मतलब जो हम क्यूरी इसको पास कर रहे होंगे अपने फंक्शन डेटाबेस को, पब्लिक फंक्शन क्यूरी, और इसको हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। एक होगा $क्यूरी, और सेकंड जो फंक्शन होगा वो हम इसको पास करेंगे पैरम्स का, $पैरम्स, और ये जो इनिशियली इसको हम एम्प्टी एरे पास करेंगे। ठीक है जी, अभी यहाँ पे हम अपनी क्यूरी को हैंडल करेंगे कि हमने क्यूरी को अपनी कैसे हैंडल करना है। तो क्यूरी जो हमारे पास वो दो तरह से आ सकती है, मींस के सीधी सिंपल सी क्यूरी हो, या फिर उसके साथ कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम हैंडल करने के लिए चेक करेंगे पहले कि इफ़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी हैं क्या चीज़ आपके पैरम, अगर तो आपके पैरामीटर्स जो एम्प्टी है, मींस के पैरामीटर्स में कुछ भी नहीं है,
तो फिर हमने क्या करना है कि जो हमारा रिज़ल्ट वाला वेरिएबल था, नहीं आ रहा, उसमें हम एक सेकंड देख लेते हैं। रिज़ल्ट ये लिखा आ रही, ठीक है। जो हमारा रिज़ल्ट वाला वेरिएबल था उसके अंदर हम दे देंगे दिस कनेक्शन को, और कनेक्शन के थ्रू हम करेंगे अपनी क्यूरी प्रिपेयर, और क्यूरी साथ हम उसको पास कर देंगे। ठीक है जी, क्यूरी पास हो गई, एग्जीक्यूट होगा, रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा हमारे इस वाले रिज़ल्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि हमने प्रिपेयर का मेथड इस्तेमाल किया हुआ है। रिटर्न डॉलर दिस और रिज़ल्ट और एग्जीक्यूट। तो जब आप प्रिपेयर वाली क्यूरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसको खुद से अलग से एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपने हैंडल करना है कि अगर तो आपके पास पैरामीटर्स आए हुए हैं तो आपने कैसे करना है। तो एल्स पार्ट में चले जाएंगे हम, मींस के पैरामीटर्स एम्प्टी नहीं है, पैरामीटर्स के अंदर कोई वैल्यू है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि इसको सेम यही प्रोसीजर होगा, इसका कॉपी कर लेंगे, और जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने अपने पैरामीटर्स को जो है वो पास ऑन कर देना है। ठीक है जी, तो ये तो हमारा क्यूरी का फंक्शन था, पैरामीटर्स के साथ और विदाउट पैरामीटर। और जो नेक्स्ट फंक्शन होगा आपका वो हम, क्योंकि वो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आप मतलब डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होते रहते हैं, आपको बार बार उनके लिए कोई स्पेसिफिक क्यूरी ना लिखनी पड़े, तो उसके लिए तो अगला फंक्शन, जैसे ये रो काउंट का फंक्शन है, रो काउंट का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। हमने चेक करना होता है कि किसी भी डेटाबेस के अंदर कितनी रोज़ हैं, तो उसके लिए बार बार क्यूरी लिखने की बजाय हम एक ही फंक्शन लिख देते हैं, और उसको हम जो इसका ये बिल्ट इन फंक्शन है रो काउंट का, वो इस्तेमाल करके हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी, रो काउंट के बाद इसका फंक्शन होगा अगला पब्लिक फंक्शन फैच ऑल। ठीक है जी, फैच ऑल का फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे रिटर्न डॉलर दिस फैच ऑल का फंक्शन, क्योंकि उसी वक्त रिटर्न हो रहा होगा जब आपने क्यूरी पहले एग्जीक्यूट कर ली होगी। ठीक है जी, तो ये होगा रिज़ल्ट फैच ऑल। अब ये वाला जो फैच ऑल है ये माई एसक्यूएल का अपना फंक्शन है। ठीक है जी, और इसके अंदर हम पास ऑन कर देंगे पीडीओ का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे, और इनको आप इसको फैच ऑल कर दें ताकि डिस्टिंग्विश रहेगा, आपको पता चले ये फंक्शन अलहदा है और ये वाला अलहदा है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला फंक्शन है पब्लिक फंक्शन फैच का, जब हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक रो जो है वो फैच करनी होती है, तो उसके लिए हम रिटर्न करवाएंगे रिटर्न डॉलर दिस रिजल्ट डॉट फैच। इसमें आपने पीडीओ कोलन फैच ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये आपको आपका रिटर्न कर देगा एक स्पेसिफिक रो। तो ये थी हमारी डेटाबेस की क्लास। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने index.php config फाइल और system.init, और इनिशियलाइजेशन वाली जो फाइल है वो हमने अपनी कर लिए कंप्लीट। तो यहाँ तक हमारा जो है फ्रेमवर्क वो हो गया अब कंप्लीट। मींस कि आप ये समझ लें कि आपका सारे का सारा जो फ्रेमवर्क है वो इस वक्त हो चुका है कंप्लीट। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं
लेकिन यूज़ करने से पहले हमें कुछ बेसिक से काम और करने होंगे। कंट्रोलर्स बनाना होगा, एक आधा, एक मॉडल बनाएंगे और एक हम व्यू बना के अपना चेक कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब हम चाहते हैं कि देखें कि जब भी कोई हमारी एप्लीकेशन पे या हमारी साइट पे आए तो उसको जो उसका फ्रंट पेज है वो किस तरह का नज़र आना चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल तो हमें ये एरर दे रहा है, वो भी हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। तो अगर तो आपका प्रोजेक्ट है और आप कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि सबसे पहले जो है यूज़र के पास जो है वो उसका साइन अप फॉर्म आए या फिर वो लॉगिन पेज आए, उस तरह की कोई चीज़ आए, तो वो आप सबसे पहले डिस्प्ले करवाना चाहेंगे उसको। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा रूट का फ़ोल्डर जो था उसमें जो हमने कंट्रोलर है उसको डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर का हम नाम दे देते हैं, ऐसा नाम देते हैं जो सबसे पहले उसको डिस्प्ले और उसका डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो भी उसको जाए। तो अभी कंट्रोलर को हम अगर साइन अप का दें, लेट्स सपोज कि जब भी हमारी कोई साइट पे है तो वो पहले साइन अप करे या लॉगिन करे, दोनों में से कोई एक काम वो करे, उसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन अप दे दिया है। अब इस पे आते हैं हम मॉडल पे और इसमें हम एक फंक्शन लिख देते हैं। हाँ, इसके अंदर आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि जो ये अब आपका कंट्रोलर है ये आपके उससे एक्सटेंड कर रहा होगा आपके फ्रेमवर्क से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर देना है एक्सटेंड्स और यहाँ पे फ्रेमवर्क। ठीक है जी, और ये इसका कंस्ट्रक्टर है और इसका हम पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, क्योंकि वहाँ पे हमने इंडेक्स मेथड पास ऑन किया था। अब क्योंकि ये आपके फ्रेमवर्क से एक्सटेंड कर रहा होगा तो फ्रेमवर्क में देखें आप इसको व्यूज़ भी हम इसको देते हैं। अब वो व्यूज़ हम कैसे पास करते हैं वो हम अभी देखेंगे इसमें। अब क्योंकि ये आपके फ्रेमवर्क से इससे एक्सटेंड कर रहा है तो अब ये फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सिंपली करेंगे $this और व्यू। ठीक है, अब व्यू में हमने क्या करना है कि व्यू को नाम दे देना है। यहाँ पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इसे हम इसको लेट्स सपोज कि हम होम का दे देते हैं एड्रेस, कि हम इसको होम मतलब होम पेज जो हमारा वो डिस्प्ले करवाए। इसके साथ आपको इसकी एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और सिंटैक्स है, अच्छा फंक्शन। ठीक है, अब जो व्यूज़ होंगे हमारे वो इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर होंगे। अब इस व्यू फोल्डर के अंदर जाके हम एक अपनी क्रिएट कर लेते हैं पेज home.php। ठीक है जी, home.php के अंदर आके हम अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं h1 टैग और इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो फ्रॉम होम। ठीक है जी, अब होगा क्या कि जैसे ही हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट को तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पे साइन अप कंट्रोलर है हमारा और डिफ़ॉल्ट पे हमारा इंडेक्स फंक्शन है, वो क्या करेगा, वो इस व्यू को डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है जी, चलिए चेक करते हैं हम। तो हम आए, ये देखें जी हेलो फ्रॉम होम। ठीक है, हमने आगे कोई कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, कोई मेथड का नाम नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा राउट था उसके अंदर हमने सेट कर दिया था कि डिफ़ॉल्ट पे हमारा साइन अप वाला कंट्रोलर होगा और उस साइन अप वाले कंट्रोलर का जो इंडेक्स मेथड है डिफ़ॉल्ट पे वो कॉल होगा और वो जो इंडेक्स मेथड है वो जो फ्रंट पेज हम दिखाना चाहते हैं वो डिफ़ॉल्ट पे हमें वो वाला पेज दिखा देगा। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी इसकी कहानी थी। अभी आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको इसका तो पता चल गया होगा
इसको हम ख़त्म कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कि आपने व्यू कैसे दिखाना है डिफ़ॉल्ट पे। तो अभी हमने इसके कंस्ट्रक्टर को बिल्ड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए हमें मतलब पहले जो है एक मॉडल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपना एक मॉडल डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसके अंदर हम मॉडल लिख लेते हैं और इसका नाम भी हम साइन अप मॉडल रख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा साइन अप मॉडल हो जाएगा। अब जो आपके मॉडल्स होंगे जितने भी, वो आपके एक्सटेंड कर रहे होंगे आपके डेटाबेस से। ठीक है, मॉडल्स आपके डेटाबेस से एक्सटेंड कर रहे होंगे, आपके कंट्रोलर्स जो हैं वो आपके फ्रेमवर्क से एक्सटेंड कर रहे होंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं $PHP। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास साइन अप और एक्सटेंड्स डेटाबेस। ठीक है जी, तो जो आपका साइन अप कंट्रोलर जो है वो फ्रेमवर्क से कर रहा है, और साइन अप आप इसको, बल्कि इसका नाम अगर आप चेंज कर लें तो वो हम इसका रख लेंगे साइन अप मॉडल। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हम इसको साइन अप मॉडल कर लेते हैं ताकि हमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी रहे। ठीक है जी, अब इस मॉडल के अंदर जो आप अपने फंक्शंस जो हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे कि वो इसको इंटरेक्ट कैसे करें ये डेटाबेस के साथ आपके। ये एक सिंपल सा मैंने इसका फंक्शन लिख दिया इसमें, चेक यूज़र। उसको एक यूज़र आईडी पास कर रहे हैं हम और उसको चेक कर रहे हैं कि आया कि वो हमारी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़र लिखा है तो ये हमारा टेबल है, उसके लिए हमें पहले चलना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर। तो हम चलते हैं डेटाबेस में और PHP माई एडमिन में हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र्स के नाम से। हमने इसमें क्या लिखा था, यूज़र्स। ठीक है, तो ये हमारा MVC का डेटाबेस था, इसको हम इसमें एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम रखते हैं हम यूज़र्स, और यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर लेंगे और इस पहली फील्ड का नाम रख लें ID। ठीक है, दूसरे में नेम, और आई थिंक ये दो काफ़ी हमारे लिए। ID ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ये होगा हमारा कैरेक्टर टाइप का, और इसकी वैल्यू हम 256 रख लेते हैं, और जो हमारी ID होगी इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ से होना चाहिए था सेव। ठीक है जी, तो ये हमारा यूज़र्स का टेबल आ गया और इसके अंदर अब हम अपना डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो डाटा एंटर करने के लिए आपने क्या करना है कि, तो डाटा एंटर करने के लिए आपने अपने यूज़र टेबल में जाना है और उसके बाद इंसर्ट करना है इसमें। तो ये वैल्यू आप लिखें या ना लिखें, ये खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। पहली मैं 1 लिख देता हूँ, दूसरा इसमें हम लिख देते हैं मोहम्मद। इसको वो करें आप, ठीक है, अभी आप चेक करें तो एक आईडी हमारे पास आ चुकी है। हम फिर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अभी इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसको मैं लिख के वो करता हूँ, तो फिर दोबारा मैं इसको चेक करता हूँ, देखें इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो ये सिंपल सा मैंने टेबल बना लिया ताकि आपको पता चल जाए। तो अब हम चलते अपने कोड की तरफ। तो हम इसको अपने कंट्रोलर से
यहाँ से पास ऑन करेंगे चेक करने के लिए कि ये आया कि हमारा यूज़र उसके अंदर है या नहीं है, और उस फंक्शन को हम यहाँ से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कंस्ट्रक्टर की तरफ चलता हूँ। तो अब इस मॉडल को एक्सेस करने के लिए इसमें हमें करना पड़ेगा, हम इसमें दिस, और यहाँ पे हम अपना मॉडल का नाम लिख लेते हैं, दिस साइन अप मॉडल। ये जो साइन अप मॉडल मैंने लिखा है ये वाला साइन अप मॉडल नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि हमें पता चलता रहे कि हम कौन सा मॉडल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस साइन अप कंट्रोलर का ये एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसको हम असाइन कर देंगे $this। अब $this से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा फ्रेमवर्क से जो एक्सटेंड हो रहा है यहाँ से हम इस वाले मॉडल को गेट कर रहे हैं, ठीक है। इस मॉडल को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं मॉडल, और अब इसमें हम देखें मॉडल का नाम पास करें, एक मॉडल पास कर रहे हैं, तो उसमें हम इसको मॉडल को पास कर देंगे जो हमारा साइन अप का मॉडल है, साइन अप मॉडल। अब ये जो साइन अप मॉडल है ये वाला, ये वाला साइन अप मॉडल है। अब क्या होगा, इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास इस मॉडल के अंदर आ चुकी होगी। अब हम उसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन इस मॉडल के अंदर ये फंक्शन चेक यूज़र का फंक्शन क्रिएट किया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है जी। वो कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक फंक्शन, और ये है चेक यूज़र, और इसमें हम एक यूज़र की आईडी पास ऑन करेंगे। और यहाँ पे अब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा उस वक्त यहाँ पे वो यूज़र की आईडी आएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे $ID लिख देते हैं, और यहाँ पे हम अब कॉल कर लेते हैं अपने मॉडल के ज़रिए इसको, ठीक है जी। अब यहाँ से इस मॉडल के ज़रिए हम इस फंक्शन को जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है जी। यहाँ पे आके हम इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, $result = this, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे हम चेक कर लेंगे इफ़ $result = true, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, एक ये हमारा कंट्रोलर है, इसके अंदर हम इको करवा देंगे यूज़र फाउंड का, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने कॉल कहाँ से करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस, हम चलते हैं अपने होम पेज में, ठीक है। यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। अपने होम पेज के अंदर अब हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, और एक्शन के अंदर आप देखें मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हम बेस यूआरएल को कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद आपने बेस यूआरएल में आके हमारा साइन अप का कंट्रोलर है, हम साइन अप वाले कंट्रोलर में जाना चाहते हैं, साइन अप, और उसके अंदर हमारा जो मेथड है चेक यूज़र का, हम उसको कॉल करना चाहते हैं, इसको। यहाँ पे हम अब किधर गया ये, यस, यहाँ पे हम चेक यूज़र को कॉल कर रहे हैं, उस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, और उसके साथ जो है यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम इसका हम रख देते हैं ID, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेंगे इनपुट टाइप उसकी सबमिट, और वैल्यू उसकी हम दे देंगे
सेंड की। ठीक है जी, तो सिंपल सा फॉर्म है ये, इसको सेव करते हैं और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और ब्राउज़र में हम अपना लोकल होस्ट और MVC। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमें ये एरर दे रहा है डेटाबेस पे, होस्ट लोकल होस्ट MVC रूट, रूट डेटाबेस का नाम। इसको हम चेक करते हैं पहले। तो जो हमारा एरर था database.php फाइल में, वो आपने ये असल में हमने डेटाबेस जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर नाम जो इसको वो DB दिया हुआ है। आप या तो इसको डेटाबेस कर दें या फिर यहाँ पे आप इसको DB कर दें। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और फिर इसको दोबारा हम रन करते हैं, तो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और इसको सेंड करता हूँ, तो हमारे पास एरर आ रहा है। इनको चेक करने के लिए तो ये एरर हमारे पास साइन अप की लाइन नंबर 13 पे आ रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं हम कंट्रोलर में। कंट्रोलर्स में आ गए, साइन अप की लाइन नंबर 13 में। इसमें हमने असल में पास किया हुआ था आईडी पहले, उसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी, उसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे आप एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे आईडी के नाम से, और यहाँ पे जो गेम होने वाली है वो भी आप चेक करें। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो इनपुट मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना, जो अपने हमने फ्रेमवर्क में डिफ़ाइन किया था ये वाला, कि गेट से या पोस्ट से जो आएगा उसको हमने ट्रिम करके वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए आप दिस और यहाँ पे इनपुट, ठीक है जी, और इनपुट के अंदर हम वहाँ पे जो हमने उसको दिया हुआ था नाम अपने किधर गया, होम में, ये वाला नाम ये हमने यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, यहाँ से हमने इसको कर लिया है गेट। ठीक है, अगर तो आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको हम पहले कर देते हैं, सॉरी कमेंट आउट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इको करवा लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आईडी मिल रही है कि नहीं। तो अभी हमारे पास ये एरर आ रहा है अनडिफाइंड एरे की इनपुट। यहाँ पे हम नेटवर्क में देखें, पेलोड हमारा जो आईडी है वो 1 के नाम से जा रही है, और ये फ्रेमवर्क की लाइन नंबर 24 पे हमें एरर दे रहा है। तो हम चलते हैं अपने फ्रेमवर्क की तरफ, यहाँ पे 24 नंबर लाइन ये वाली। अब पोस्ट मेथड ये गेट मेथड से असल में यहाँ पे हमने ये इनपुट दिया हुआ है जो कि अनडिफाइंड है, हमें असल में देना था ये वाला इनपुट। ठीक है जी, तो ये उस वक्त हमारी गलती थी जो कि अभी सामने आई है। इसको हम सेव कर देंगे। तो छोटे मोटे एरर्स जो होते हैं वो आते रहते हैं, आपने इनसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम दोबारा अपने फंक्शन की तरफ। यहाँ पे अब हम चलते हैं, दोबारा से हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको सेंड करते हैं, और ये देखें अभी हमारे पास हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे इको करवा लिया था इसी आईडी को अपने कंट्रोलर में यहाँ पे, तो ये अब हमें मिल रहा है। ठीक है जी, ये हमें इको करवा रहा है यहाँ पे। आप इसको नेटवर्क से अपने चेक भी कर सकते हैं, पेलोड चेक कर सकते हैं, उसके बाद रिस्पांस में भी आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका अपना डेवलपर कंसोल है, इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे चल रहा है। अभी हम दोबारा चलते हैं, अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, और एरर असल में ख़ुद ख़त्म करके, और मैं आपको सही सही इसलिए नहीं दिखा रहा ताकि आपको पता चलता रहे जो जो एरर्स आपको आएंगे आपने उनको टैकल कैसे करना है, ढूंढना कैसे है।
ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अभी हम दोबारा चलते हैं अपने मेन फोल्डर की तरफ। यहाँ पे अब मैं इसको 1 लिखता हूँ और सेंड करता हूँ। तो अभी देखते हैं इसमें हमें क्या मिला है। पेलोड गया है हमारा, रिस्पांस हमें नहीं मिला कुछ भी। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि चेक यूज़र आईडी, हमने आईडी इसको दे दी अपने मॉडल को। यहाँ पे इसने हमें ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न कर दिया। तो जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था इसमें यूज़र को हम जब फाउंड कर रहे थे, तो सबसे पहले हम अपने साइन अप मॉडल में ये एक तो हमने उल्टा लिखा हुआ था, ट्रू ऊपर लिखा हुआ था और फॉल्स नीचे लिखा हुआ था। ठीक है जी। और दूसरा जो वैल्यूज़ रिटर्न करती है पीएचपी ट्रू और फॉल्स की सूरत में, वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं करती, वो 1 ट्रू की सूरत में और 0 फॉल्स की सूरत में रिटर्न करती है। इसलिए हमारा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक गलत था। अब हमारा लॉजिक ठीक हो चुका है कि अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई रिज़ल्ट की, तो हमें वो दे देगा कि यूज़र फाउंड। ठीक है, एल्स भी हम कर लेते हैं यहाँ पे इको यूज़र नॉट फाउंड। चले, नॉट फाउंड यूज़र ऐसे ही कर लेते हैं, खुद इसकी सजेशन थी। तो अभी हम दोबारा से चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, यूज़र फाउंड। दोबारा चलते हैं, अभी हमें देखते हैं ये क्या देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं 5। ठीक है जी, यहाँ पे करते हैं नॉट यूज़र फाउंड। ठीक है जी। तो अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन कर रहा है। अभी आपको इसकी समझ आ रही होगी। अभी हम इसकी बेसिस पे एक और मज़ीद आगे, मतलब अगर यूज़र जो है वो मिल जाता है या कोई इनपुट देते हैं, हम उसको कहीं और पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, कोई और पेज दिखाना चाहते हैं, इनपुट उसने मतलब लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद हम उसको एक नया पेज दिखाना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से इसी तरह कर सकते हैं उसको। मतलब लेट्स सपोज के यूज़र की आईडी अगर मिल गई है, तो मैं उसको एक ऑलर दिस व्यू, और व्यू के अंदर मैं उसको दे देता हूँ रिज़ल्ट का पेज। ये मैंने एक रिज़ल्ट का पेज क्रिएट कर लिया यहाँ पे व्यू के अंदर। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो व्यू जो है वो दूसरा वाला रिटर्न कर दे। तो इसमें हम दोबारा जाके इसको अपना चेक कर लेते हैं। 1 प्रेस करता हूँ मैं और देखें यूज़र फाउंड। और ये जो यूज़र फाउंड है ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके इस रिज़ल्ट पेज से यहाँ से आ रहा है। ठीक हो गया। तो मैं अभी इनको सबको रूट को बंद कर देता हूँ, कंट्रोलर रहने देते हैं, रिज़ल्ट रहने देते हैं, फ्रेमवर्क को बंद कर देता हूँ, साइन अप मॉडल को, होम को, डेटाबेस को बंद कर देता हूँ। अभी ये सारे का सारा फ्रेमवर्क बनाने के बाद ये बन चुका है। इसके बाद अभी आपका काम सीधा सीधा सा रह जाता है। वो कैसे कि आपका बाकी किसी भी उसके साथ जब बना लेंगे, बाकी किसी के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर जो कंट्रोलर मॉडल्स और व्यूज़ हैं यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर हमारा साइन अप कंट्रोलर जो है ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है। जैसे ही कोई हमें प्रोग्राम को रन करेगा वो इसको पेज दिखा देगा होम वाला। ठीक है, अब होम पेज से आप देखें ये रिक्वेस्ट हमने एक सेंड की है साइन अप मेथड, साइन अप कंट्रोलर की, और उस पर चेक यूज़र मेथड को पोस्ट के थ्रू। ठीक है, अब ये जब ये वाला पेज शो होगा, यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे, तो ये किधर जा रहा है हमारा? ये साइन अप वाले कंट्रोलर के इस मेथड में आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आके हमने उस इनपुट को गेट कर लिया जो हमें यूज़र की तरफ से मिल रही थी। उसकी बेसिस पे हमने जो अपना मॉडल था उसमें, ये वाला मॉडल, इसमें से हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन की, हमने अपने यूज़र्स टेबल में से हमने वो आईडी तलाश की और उसकी बेसिस पे हमने उसको ट्रू या फॉल्स हमने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कंट्रोलर है वही डिसाइड कर रहा है कि अगर तो रिज़ल्ट मिल जाता आपको तो हम उसको नए पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं, या उसके साथ कुछ और भी हम कर सकते हैं। मतलब रिज़ल्ट को किसी पेज पे हम शो करवाना है या कुछ कैसे करना है, वो सारे का सारा आपका कंट्रोलर करेगा। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो थी यहाँ पे ये लिंक वाली। ठीक है, कि हमने लिंक कैसे करना है किसी भी फाइल को।
तो वो देख लेते हैं लास्ट चीज़ अपनी। तो इनको लिंक करने के लिए हमने असल में इनकी ज़रूरत होती है अपने जो हमारे HTML पेजेस होते हैं उनके अंदर। तो उसके लिए हम अपने होम में चलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो इसको लिंक करवा देना है। मतलब मैं कोई CSS की या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पहले मैं इसके अंदर एक क्रिएट कर देता हूँ, और CSS के अंदर एक मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ styles.css। ठीक है जी। और JS वाली फ़ाइल के अंदर मैं फाइल रख देता हूँ, इसको कर देते हैं हमारा handler.css। ठीक है। अब मैंने इनको इंक्लूड करवाना है अगर यहाँ पे, तो मैं PHP को स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं जो अपना फंक्शन है लिंक वाला, इसको कॉल कर लूँगा लिंक CSS को। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा लिंक CSS, और इसके अंदर मैं पास ऑन कर दूँगा अपना जो इसका रूट है वो। इसका रूट क्या होगा, तो इसका रूट होगा हमारे पास assets/CSS/styles.css। ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से ये लिंक हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारी CSS लिंक हो जाएगी। सेम अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करनी है, वो आपने यहाँ पे आप इसको लिंक कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल assets और JS, और उसके बाद आपका handler.js। इस तरह आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो भी लिंक हो जाएगी। आप इसके अंदर अपना, अब इन फाइल्स के अंदर जो आपकी एसेट्स के अंदर है, इसके अंदर अपना स्टाइल लिख सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज के मैं अपनी JS फाइल के अंदर अलर्ट लिख देता हूँ, और इसको मैसेज दे देते हैं हम के I am from handler.js। ठीक है। अभी हम चल के देखते हैं इसको, कि इसको हम जैसे ही यहाँ पे अपने मेन फोल्डर में जाएंगे तो हमें आ रहा है मैसेज कि अनडिफाइंड फंक्शन लिंक CSS इन फ्ला 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 home.php के 8 नंबर लाइन पे। ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये एरर हमें आ रहा है। अब जो हमारा होम पेज है, यहाँ पे हमने इसको लिंक कर दिया है दोनों चीज़ों को, लेकिन ये हमारे लिंक नहीं हो रही। तो इनको हमने इनिशियलाइज़ करना था अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा वहाँ पे आप इसको इनिशियलाइज़ करेंगे, इसको पास करेंगे हेल्पर को लिंक, क्योंकि ये हमारा फ्रेमवर्क था। फ्रेमवर्क किधर गया है, ये हमारा फ्रेमवर्क है। इसके अंदर हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया हुआ है, ये हेल्पर बनाया हुआ है, और इसको हमने हेल्पर पास करना है। और वो हेल्पर जो होगा वो एक ही फ़ाइल हमारी है लिंक वाली, और इस लिंक के अंदर ये हमने दोनों चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है। तो इनको इनिशियलाइज़ करने के लिए आपने उस फाइल का नाम लिंक दे दिया। अब यहाँ से हम इसको करते हैं सेव, और दोबारा चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं, तो अभी हमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब देखें हमारे पास CSS भी आ चुकी है हमारे पास, और जो JS फाइल है वो भी आ चुकी है। अब देखें ये जो हमने लिखा था अलर्ट में, वो भी हमारे पास इसमें आ चुका है। तो दोनों फाइल जो हमारी वो लिंक हो चुकी हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा जो MVC का स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी सारा कोड जो आपने वो देख के लिख लेना है। असल चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपने अभी इसमें काम क्या करना है। जब आप ये सारे का सारा कोड कर लें तो उसके बाद आपने सिर्फ आपका इनके साथ काम रह जाएगा। कंट्रोलर वो होता है जो आप यहाँ पे कोई चीज़ इंटर करते हैं तो आपकी कॉल किसके पास जानी चाहिए। तो हमने कंट्रोलर में जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर उसके अंदर रखा हुआ है कि हम अपना होम पेज दिखाएंगे। जैसे ही आप इंटर करते हैं हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं। ये हमारा होम पेज है। ठीक है। अब इस व्यू में यहाँ पे आ जाता है, इस पेज पे आ जाता है जैसे ही हम अपना उसका एंटर करते हैं URL।
ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, साइन अप कंट्रोलर पे, जो कि ये वाला है, और उसके अंदर एक चेक यूज़र का मेथड है जो कि ये वाला है, ठीक है। अब इसके पास हमारी कॉल जा रही है, ठीक है। अब ये कंट्रोलर क्या कर रहा है कि ये कंट्रोलर जो आपका मॉडल है, जो आपका डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और आपको वो कुछ रिज़ल्ट दे रहा है। उन रिज़ल्ट की बेसिस पे ये जो आपका चेक यूज़र फंक्शन है वो आपको क्या कर रहा है, एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो ये काम है, जो ये आपका ये वाला, ये काम आप जे क्यूरी से कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं आपका पेज जो है वो बार बार रिफ़्रेश या रीलोड ना हो, तो ये आप जे क्यूरी के ज़रिए कर सकते हैं और अपना डाटा गेट और फैच कर सकते हैं थ्रू एजेक्स कॉल्स, और उसको आप मैनेज कर सकते हैं जे क्यूरी के ज़रिए। यहाँ पे आप अपना बूटस्ट्रैप अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आपके जो ये वाले फ़ोल्डर्स हैं इनके अंदर आप अपना बूटस्ट्रैप, CSS में आप अपना बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स रख सकते हैं, JS के अंदर आप अपनी JS की फ़ाइल्स रख सकते हैं, तो जिस पेज पे आपको जिसकी ज़रूरत होगी तो वो सारे के सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा था, अभी आपको पता चल गया होगा। ये देखें, हम यहाँ पे दोबारा से 1 इंटर करते हैं तो हमें यूज़र मिल जाता है, तो वो हमें हमारे पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। जो हमारा रिज़ल्ट वाला पेज था, ये हमारे रिज़ल्ट पेज से हमें शो करवा रहा है। इसमें आप अगर उस पेज पे अपना टाइटल वगैरह जो कुछ भी लिखेंगे वो सारे एक सारा आपको शो हो जाएगा। तो ये इस तरह सारी इसकी जो है वो कॉल जारी है और कॉल से आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल है वीडियो काफ़ी सारी हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम यहीं से जे क्यूरी के ज़रिए इसको करके देखें और डायनेमिकली आप डाटा, मतलब कैसे जे क्यूरी के कुछ लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करके कैसे आप डाटा फैच कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं अपने कंट्रोलर्स को, तो अगर वो वीडियो आप चाहते हैं कि बनाई जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।